होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़त गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़त गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, ज़ख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, ज़ख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी में दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी में दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, ज़ख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, ज़ख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ये बहुत ही खूबसूरत गाना जो शेरी खान ने परफॉर्म किया, आज तबीयत इनकी थोड़ी आउट है, लेकिन थप्पड़ थप्पड़ मार के हम ले आए हैं उसको। क्योंकि कहा शेरी तुम्हारे बगैर मैं 10 दिनों के बाद वापस आई हूँ कनाडा से, टर्की से, हो ही नहीं सकता कि मैं शो शुरू करूँ अपने छोटे भाई के बगैर। मेरा बहुत ही लाडला है शेरी, सबको पता है। साथ में क्रिस्टोफर हमारे बहुत ही प्यारे साथी, और हमारे सुपरस्टार शेजी जो इस वक्त ड्रम्स पे हैं, लेकिन ये हर काम कर लेते हैं। और इतने मज़े से हमारे जो दोनों ये प्यारे म्यूजिशियंस हैं, जब म्यूज़िक बजा रहे होते हैं तो म्यूज़िक बजाने से ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और यही तो बात है व्यूअर्स, म्यूज़िक एट द एंड ऑफ द डे रूह की ग़िज़ा है। और उस वही वाली बात होती है, जब आप ग़िज़ा या खाना तैयार करते हैं तो कोशिश ये होती है कि लजीज़ तरीन हो। वही वाली बात है कि जितना मज़े का, जितना अच्छे और जितने दिल से गाना गाया जाएगा, उसके म्यूज़िक की कोलैबोरेशन की जाएगी, उतना ही गाना खूबसूरत होगा। अच्छा, ये वाला गाना मैं जब सुन रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा फिल्मी होके, ड्रामेटिक होके ये गाना जो है ना डेडिकेट कर देते हैं। वाह, नहीं, मैं अपने मियाँ को नहीं डेडिकेट कर रही, ये मैं नईमुल हसन, अहमद हाशमी और अनम को डेडिकेट कर रही हूँ गाना कि जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। अरे वाह। तो पता ना, हर हफ्ते में धमकी देती हूँ कि पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ दुनिया में। शो की नहीं बात करी, दुनिया में शो तो चलता रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ एक सेपरेट कहानी है। पुन्नू दुखी नज़रों से देख रहा है, चल पुन्नू तुझे भी डेडिकेट कर देती हूँ। तो वैसे तो मैं ताने ही में ज़्यादा मारती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, टीम की बात इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये जो पूरी हमारी टीम है, इनके बगैर शो इम्पॉसिबल है। इनकम्प्लीट होस्ट के बगैर हो सकता है, इनकम्प्लीट शो पार्टिसिपेंट्स के बगैर हो सकता है, लेकिन जो टीम होती है ना व्यूअर्स, जो कोर टीम होती है,
उसके बगैर कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बात मैंने बहुत अरसा पहले रियलाइज़ की और सीखी। पहले कुछ प्राइवेट चैनल्स के साथ काम किया, फिर नेशनल टेलीविज़न चैनल पे मैं चली गई और वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर टीम आपकी सपोर्ट ना करे या आपके साथ ना खड़ी हो तो बहुत से प्रॉब्लम्स और मसाइल होते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी जो A+ की टीम है और जो वहाँ पे भी मेरी बहुत ही प्यारी, मतलब वहाँ से मैंने बहुत सीखा। मेरे उस्ताद कैसर शरीफ साहब, सारी जो वहाँ पे मेरी टीम थी, सिद्रा हो गए, उमर हो गए, वो सारे लोग जो हैं आज भी उनके साथ राब्ता है, उनसे बहुत प्यार है। लेकिन टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं कनाडा जाना था, टर्की जाना था, उसके लिए प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करने थे, बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। उसमें अगर टीम सपोर्ट ना करती और रिकॉर्डिंग्स पॉसिबल ना करती, शेरी फॉर एग्जांपल और इनकी सारी जो टीम है, ये अगर साथ ना देते, कह देते जी हम अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, अल्टीमेटली तो मैनेजमेंट के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। चेयरमैन साहब की मोहब्बत, बाकी जो सारी की सारी हमारी अपर मैनेजमेंट है, पूटा साहब है, हमारी मार्केटिंग टीम जो है, ये इन सब का एक एफर्ट और एक मोहब्बत होती है जिसके बेस पे आप कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। वरना व्यूअर सोचने वाली बात है ना, लाइव शो है, कहते कि हमारा लाइव शो है, आप नहीं आ रही, हम किसी और से करा लेंगे, किसी और को बिठा देंगे। ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है और ये कोई नाजायज़ बात भी नहीं हो अगर अगला इंसान ये बात करे। वापस आई हूँ, आज पहला दिन है, तो वही वाली बात होती है ना, जब आपका किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रहता या ख़त्म हो जाती है चीज़, तो या हम बुरे अल्फाज में याद करते हैं या अच्छे अल्फाज में। जब हम जब लोगों के साथ होता है तो तब हम उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते। और शेरी, हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई जब आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हो, एक रिश्ता हो काम करने का, मोहब्बत का, प्यार का, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। जब अगला एक दुनिया से रुखसत हो जाता है तो तब बैठ के रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं और ये और वो, और कभी पूछे कि कभी बताया कि क्या महसूस करते थे, तो कहते हैं काश बताया होता। इतना टाइम होता है, अगर सोचे तो टाइम बड़ा होता है इंसान के पास। जिंदगी में बंदे को इज्जत कर लेनी चाहिए, अच्छा, बाद में रिप्रेशन की। एग्जैक्टली। सो बात ये कि व्यूअर्स, आज शो शुरू करते हुए सबसे पहले जो मैंने बात करनी थी, क्योंकि वापस आई हूँ 10-12 दिनों के बाद, मैंने अपने घर वालों को बहुत मिस किया, अपनी फैमिली को मिस किया, अपने घर में जो सारे लोग काम करते हैं बहुत मिस किया, अपनी ऑफिस की फैमिली को बहुत मिस किया। ये जो मेरी एक तस्वीर आप अभी देख रहे हैं व्यूअर्स, ये स्पेशली मैं उधर, मेरा मुँह इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैं रो रही थी और फैसल आया, उससे तस्वीर खींची और जब सामने आया ना मेरा हस्बैंड, तो मुझे कहते रो क्यों रही हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैंने कहा मुझे घर याद आ रहा है। एक जगह हद की तुमको वैसे चीप हो कि मतलब हम टर्की में इतनी रोमांटिक जगह में आए हुए हैं, पहली सुबह तुम वहां पे बैठी हो, वहां में खड़ी होके देख रही और कह रही बच्चे और घर याद आ रहे। इस वक्त वहां पे होती तो मॉर्निंग शो कर रही होती, तो कह रही है जुगत मॉर्निंग शो जाके कर लेना। तो मैं वो वाली कौम हूँ कि मुझे छुट्टी और वेकेशन यही लगता है। अल्लाह का शुक्र है शेरी घर की और बाकी सिचुएशन इतनी अच्छी है। काम पे भी तुम्हें पता हम काम कहाँ कर रहे हैं, मस्करेबाजी करते रहते हैं। कोशिश तो यही होती है कि अल्लाह गुल्ला और एंजॉयमेंट के साथ करें। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये जो व्यू आपको दिखाया अभी, ये तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और फैसल ने तस्वीरें बहुत कम खींची, बहुत ही कम खींची, ज्यादा जगहों की। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये मेरी खिड़की से नजर आ रहा था। ये होटल के कमरे से, बल्कि होटल के कमरे की भी एक तस्वीर है जो मैंने भेजी थी। ये सारी फोटोग्राफी फैसल की है क्योंकि मैं अपने ही वो दुनिया में गुम थी। उसने कहा तुमने कोई तस्वीरें नहीं रखनी है, वो मैंने व्लॉग बनाए हैं 2-3। अब ये जैसे ये कमरा था, एंटर हुई तो फैसल कहते हैं देखो कितना अच्छा कमरा है। मैंने कहा घर का कमरा ज्यादा अच्छा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो वाले लोग नहीं होते जो पहली दफा दुनिया में जिंदगी में बाहर जाते हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल से मेरे को 6 माह की थी जब पहली दफा पाकिस्तान से बाहर अमेरिका मामा गोदी में चुप के ले गई थी छुट्टी पे। नहीं सॉरी, लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है वेल ट्रैवल। अच्छा, ये टर्की में एक लाइट्स की दुकान थी, ये टर्किश लाइट्स आप लोग अक्सर देखते हैं। और यहाँ पे जब मैं गई तो वो बंदा मुझे कहता है यू नो वी हैव फेमस पाकिस्तानी एक्टर। मैंने कहा मैं समझी मेरी बात कर रहा है ना, बड़ी खुश हुई। कहते यू नो हुमायूं सईद। मैं कहा यस आई नो हुमायूं सईद, मेरी बड़ी दोस्ती है उनसे और ऑफ कोर्स ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो आगे से क्या कहते हैं? कहते ही शॉपिंग फ्रॉम अस। उसने मैं तस्वीरें दिखाई कि हुमायूं और उनकी फैमिली जब जाते हैं तो वो वहां से काफी ज्यादा चीजें लेके जाते हैं। तो खैर फैसल और मैं वहां पे खड़े हुए थे तो उसने कहा कम आई टेक योर फोटो। मैंने कहा अच्छा तस्वीर खींच के फिर कहता है मुझे अब ये पोस्ट भी करो। मैंने कहा यार ये सही मार्केटिंग है। लेकिन ये भी एक बड़ी अमेजिंग थी। अच्छा, ये आपको ये टर्की में टर्की का जो इस्तांबुल में जो डाउनटाउन का एरिया ना, वहाँ पे ये एक
मॉन्यूमेंट सा था, तो मुझे बस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बिल्कुल सेंटर में ये मॉन्यूमेंट है, पीछे आपको मस्जिद और इतनी खूबसूरत मसाजिद। देखिए ब्लू मॉस्क तो अपनी जगह, हाजी सुफिया अपनी जगह, ये तो सब अपनी जगह हैं। पहले हाजी सुफिया बाय द वे म्यूजियम होता था, अजायब घर होता था, उन्होंने वापस उसे कन्वर्ट किया। पहले वो चर्च था, फिर वो अजायब घर बना, उसके बाद फिर इन्होंने इसको मस्जिद बना दिया। और आई थिंक इनिशियली भी सबसे पहले वो मॉस्क था, फिर उसको आपको पता है जैसे जैसे लीडरशिप चेंज होती है तो मामलात भी बदलते जाते हैं। वहाँ पे जाके हाजी सुफिया में जाके अल्लाह का शुक्र है नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग सिचुएशन थी। ये कुछ खाने पीने की चीज़ें, बल्कि मेरी जो नंद है मुबशरा, उनको हम प्यार से बाजी बुलाते हैं, बाजी का मैसेज आया खाने के अलावा कुछ कर भी रहे हो? मैंने कहा नहीं, बच्चे याद आ रहे हैं इसलिए खाई जा रही हूँ। कहती झूठ मत बोलो, ये खाने बंदा दुख में नहीं खाता, ये खाने एक्साइटमेंट में ही खाते हैं। सो बहुत मज़ा आया। मैंने व्लॉग्स भी तैयार किए हैं, वो मैं अपने YouTube के चैनल पे डालूंगी। बल्कि एक तो लाहौर से टर्की तक का सफ़र। अच्छा, एक मैंने शिकायत लगानी है, ये देखें, ये भी विजुअल था मेरे बेडरूम से। सुबह सुबह उठे थे, अभी अजान हुई थी और जब पहली लाइट जब आई हुई थी ना, तो उस वक्त ये हमने लगाया। बल्कि मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा, मैंने कहा कोई और ऐसा है कि बिल्कुल ये नहीं कि अजान से आँख खुलती है, बिल्कुल अजान से जिधर भी मैं होती हूँ 5-10 मिनट पहले, फजर से पहले आंख खुल जाती है। इसमें मैं, और आप सबको पता है व्यूअर्स, मैं कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस या उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ी दे। मैं ये इसलिए नहीं आपको बता रही कि आप कहे वाह वाह जुगन कितनी मजहबी, और मैं बिल्कुल, मेरे ये वाली आपको पता है, मैं तो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमेशा, जब इंशाल्लाह रमज़ान भी जल्द आने वाला, तो हमेशा आप लोगों से यही बात करती हूँ कि सीखती हूँ, सिर्फ सीखती हूँ। मेरे जैसा नलायक इंसान जिसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, रमज़ान ट्रांसमिशन से ही, सच्ची जो बात है व्यूअर्स, प्रॉपर सीखा, सारा कुछ अंडरस्टैंड किया। व्यूअर्स, ये जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है लाइट की, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ काफ़ी दिनों बाद वापस जब प्रोग्राम रीस्टार्ट करते हैं तो कुछ टेक्निकल मसाइल होते हैं। अब हम ये भी कर सकते थे कि हम ना ऑन एयर आते, हमने यही फैसला किया कि ऑन एयर आते हैं, थोड़ी बहुत लाइट की अप एंड डाउन, तो देखें आपके घरों में भी बत्ती जाती है, हमारी भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है लाइट, हमारे तो दिमाग की बत्ती कभी कभी ऑन नहीं होती, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाय द वे एक और बात बताऊँ, उसके बाद जब मैं कनाडा गई, अच्छा उधर की मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि मैं वहाँ पर गई थी, बहुत से मेरे वहाँ पे कुछ मामलात थे रिजॉल्व करने वाले, क्योंकि कनाडा में मेरा बड़ा वक्त गुजारा है। मुझे, मेरे लिए जो 2-3 हाइलाइट्स थी वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। एक तो हाइलाइट कनाडा की करूँगी, और फिर जो लाहौर से इस्तांबुल की मेरी जर्नी थी ना, उसमें जो एक खातून ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और गाली गलोच की, वो भी बताऊँगी, लेकिन वो एंड में आपको बताऊँगी, नहीं बताऊँगी, बाकायदा गाली गलोच की। ना मैंने उनकी कोई तस्वीर खींची, ना मैंने उनकी कोई वीडियो बनाई, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मुझे ये बात भी बहुत गलत लगती है। देखिए, शायद मैंने भी वहाँ पे कोई कोताही की हो, वो भी मैं बात आपको बताऊंगी। लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद आके मैं आपको एक बहुत ही, जो मेरे लिए ऑनर की बात थी, जो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, उनकी बल्कि ईमेल भी मेरे पास है, जो मुझे मिलने के लिए आई। अब वो कौन है जो मुझे मिलने के लिए आई, मेरे इतना बड़ा ऑनर था, वो भी मैं आपके साथ व्यूअर्स शेयर करूंगी। बल्कि शायद ईमेल की तस्वीर अगर हम लगा सकते हैं तो वो भी आपको भेज सकती हूँ। और जो मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में गुफ्तगू हुई, वो भी मैं आपसे बात करूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए वो ईमेल आपको सुनाती हूँ और फिर इसकी कहानी आपको बताती हूँ। डियर जुगन, I write to thank you for an extraordinary visit yesterday and also for the incredible food and fabric from Pakistan and Turkey. Your generosity made me shy, but I don't want to leave with things to carry home. I didn't want to leave you with things to carry home. I will share your gifts with colleagues at FIMS and will feel blessed to wrap myself in the red shawl that adorns your interview footage. अब ये किस इंटरव्यू की बात हो रही है मैं अभी आपको बताती हूँ। I'm still in Toronto until midday today. On Monday we'll deliver our hard drive to tech colleagues who will start post-production. I'll also consult Western International about the very best time to release your encouragement to Pakistani and other South Asian students to apply to Western. This is a generous offer which will figure in my broader conversation with Western International about Western South Asian recruitment plans to come. Jugan, I also appreciate your spirit, your insight and the communal life you and Faisal have made for yourselves in Lahore and so many other places. I admire that how you move, connect and listen. I admire your media work and its lasting presence and effect.
and we are grateful for your kindness towards Western and films. I also appreciate Faisal's warmth and integrity he has brought to his own career as a journalist and attorney. Also, again, thank you, especially for your precious time. Please thank Faisal for his time also, and more to come. Lisa Henderson. लीसा हेंडरसन कौन है? लीसा हेंडरसन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़ फिल्म्स विच इज़ हमारा जो फिल्म और मीडिया का प्रोग्राम है एट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, इनकी डीन है, यानी कि प्रोफेसर भी हैं वहाँ पे और डीन है यानी कि हेड हैं। कनेक्शन क्या है? मैं जब कनाडा गई थी तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए गई थी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हुई थी रहने के लिए। हमारी फैमिली में जब भी बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, तो लड़का हो लड़की हो बाहर भेज दिया जाता है। मतलब ऑब्वियसली हमारे ग्रेड्स पे भी डिपेंड करता है ना। अगर मतलब बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं और किसी बिल्कुल ही अननोन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है तो फिर ऑब्वियसली माँ बाप इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे। लेकिन हमारी फैमिली में हमेशा एक ही बात पे व्यूअर्स फोकस रहा है, और शायद थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि बच्चों को तालीम दे दें, जहेज़ और इस तरह की चीज़ें बनाने की तरफ जो हमारा इतना फोकस होता है, घर मकान ये वो, आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें भी हमें बच्चों के लिए बनानी चाहिए, लेकिन जब आप उनको तालीम के ख़जाने से नवाज देते हैं तो उसके पास, और वो फिर सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स हमारी बहुत ही प्यारी मेरी जान हुमा किरमानी भी हमारे साथ हैं। उनसे किचन में बात होनी थी, बट मैंने कहा हुमा आजा बैठ जा, थोड़ा सा मैंने शो ही मारनी है, तो तू मेरे साथ ज़रा, सहेलियों के साथ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं, जो छोटे भाई भी मेरे साथ हैं, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा आपस में बात, दोस्तें फिर के आती हैं, फिर हम भी इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 15 ताने मारती है कि ठीक है हो आइयो कर रही हो एंजॉय, इधर आके शरीफ बन गई है, बड़ी मजे से ताने मारे हैं कि ठीक है आया। 3.5 साल बाद पाकिस्तान से बाहर मैंने एग्जिट मारा है, खुदा एक ताना मारा है मैंने कि अपना पहले साल का जो था विजिट कर रही हैं आप, नए साल का, नए साल का। वरना याद है कि हर वक्त वो बेचारी इतनी तंग होती थी, बेटी भी कहती थी तुम्हारी ट्रैवलिंग ही नहीं खत्म होती है, हर वक्त तुम जहाज पे चढ़ी हुई होती हो, हर वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो मैं नहीं कर रही। लेकिन ये ब्रेक जरूरी होता है। जितना हेक्टिक लोगों को लगता है बहुत आसान है कि जुगन सुबह आ गई और उन्होंने 2 घंटे का शो किया और वो चली गई हैं, ये हमें पता है जो लाइव शोज करते हैं। और बट जान देखो, ये ब्रेक से ज़्यादा, मतलब टर्की का हिस्सा ब्रेक था, कनाडा ज़्यादातर मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें थी करने को जो बहुत ज़रूरी थी। उसके अलावा आपको पता है जब भी मैं, हाँ दोनों काम हो गए। आपको पता है कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, पहले भी जब जाती थी तो अक्सर मेरा जो मैं बालों की ब्रांड थी उनकी शूट्स होती थी, उसके अलावा दूसरे इंटरनेशनल काम होते थे। अच्छा व्यूअर्स, ये अच्छा बाय द वे हमारी ये जो ईमेल मैंने सुनाई है ना हमारे व्यूअर्स को, आपको तो सारी बात की समझ आ ही गई है, आपको भी शेरी। बट हुआ ये कि मैं जब मुझे इनकी ईमेल आई, अब मेरी अपनी जो मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ से ग्रेजुएट हुई, ऑब्वियसली अब जो इनकी डीन है, जो हेड है, उस वक्त कोई और होते थे, उसके बाद अब ये पिछले 3 साल से हैं, तो ये मुझे बड़ी देर से रब्ता कर रही हैं कि जुगन हम चाहते हैं कि आप आएँ फिर से यूनिवर्सिटी पे आके बात करें। मैं अपनी यूनिवर्सिटी पे जाके बड़ी दफ़ा लेक्चर दे चुकी हूँ, और एक दफ़ा तो बाकायदा इन्होंने यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन के ऊपर मेरा चेहरा लगाया, पूरा मेरा एक इंटरव्यू लगाया। बाय द वे पहली पाकिस्तानी, बल्कि पहली साउथ एशियन ख़ातून हूँ पूरे साउथ एशिया में जिसको इन्होंने अपने कवर पे डाला। नहीं डालते यूजुअली, नॉट बिकॉज नहीं चाहते, नॉट बिकॉज वो नहीं चाहते, बट बिकॉज इट वॉज एन, बिकॉज वो ये कहते हैं कि जी हमने आगे से जस्टिफाई करना है ना कि हम कवर पे क्यों डाल रहे हैं, हम कंपनीज़ के सीईओज़ को डालते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को डालते हैं। अच्छा, तो ये उन्होंने मुझे काफ़ी साल पहले जब बुलाया, मैंने टॉक थी वटेवर, वो टॉक अल्लाह का शुक्र है बड़ी पॉपुलर हुई। वो टॉक किस चीज़ के बारे में थी, वो गुफ्तगू जो मैंने जो लेक्चर जाके दिया वो इस चीज़ पे दिया। इन्होंने कहा कि जी क्रिएटिविटी पे हमने बात करनी है कि क्रिएटिव होना कितना ज़रूरी है, ये वो। तो मैंने कहा जी मैं बात करना चाहूँगी क्रिएटिविटी एंड कंस्ट्रेंट, यानी कि जब आपके पास लिमिटेशंस होती हैं उसके अंदर क्रिएटिव होना मुश्किल है कि आसान है। देखें बाहर के मुल्क में तो व्यूअर्स आप हर बात कर सकते हैं, तो बस अखबार, बट वो तो मज़हब के ख़िलाफ़ भी बड़ी बड़ी लंबे लंबे तबसरे करते हैं। वो अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको अल्लाह माफ़ी दे गाली गलोच के लेवल तक बातें कर जाते हैं, उनके पास तो हर चीज़ की मार्जिन है ना। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि कुछ लिमिटेशंस के, कुछ तमीज़ के दायरे में रहना पड़ता है, और जब लोग बाहर निकलते हैं तो पेमरा और बाकी लोग नोटिस लेते हैं, तो कोई एक सिस्टम है, कोई एक निज़ाम है जिससे चीज़ें चलती हैं। तो मैंने उनको, मेरी टॉक ये थी कि भाईजान आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, आप लोगों का जो दिल चाहता है आप पूरा का पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं किसी बहुत ही वाहियात टॉपिक के ऊपर, मियाँ बीवी के पर्सनल ताल्लुक के ऊपर आप पूरे प्रोग्राम कर देते हैं, हफ्तों के कर लेते हैं। हमारा एक कंस्ट्रेंट का एलिमेंट है, एक
वो जो कहते हैं ना, वो कंस्ट्रेंट को उर्दू में क्या कहेंगे, वो वर्ड नहीं आ रहा। हाँ, मतलब एक लिमिट्स के अंदर रहना ना। तो वैसे हाँ, कैच करने के लिए बैठे होते हैं कि नहीं, बट बात ये है कि लिमिट्स के अंदर रह के इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करना, एंगेजिंग चीजें क्रिएट करना, तमीज के दायरे में रहते हुए कितना मुश्किल है और कितना ज्यादा पॉसिबल है। और क्या और मैं अपने इस दायरे में ज्यादा खुश हूं ना कि मैं कनाडा में होती और वो कहते कि बिल्कुल ही खुला खाता। सो ये जो हमारी गुफ्तगू हुई वहाँ पे यूनिवर्सिटी में और सारा कुछ, तो वो बाकायदा, मैं टोरंटो में थी, वो लंदन ओंटारियो में थी, वो 2.5 घंटा गाड़ी में ड्राइव करके आई, अपने किसी स्टूडेंट को नहीं भेजा, खुद बैठ के मेरा 1-on-1 इंटरव्यू किया और वहाँ पे उन्होंने जॉब भी ऑफर कर दी कि भाई यूनिवर्सिटी पे आओ और पढ़ाओ, हम आपको मतलब व्हाटएवर यू वांट। बट खैर ऑब्वियसली मैं देसी को हूँ, मैं यहीं पे खुश हूँ, बट एक बहुत बड़ा ऑनर था। और दूसरी बात जो मेरे साथ बदतमीजी हुई, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। एक तो मैंने ये वादा किया था, दूसरी बात, लाहौर से इस्तांबुल जाना था, लाइन में खड़े हुए थे सारे के सारे, एक खातून अबाया पहना हुआ, जाब पहना हुआ, बड़ी मतलब प्यारी सी स्वीट लुकिंग लेडी, वो पीछे खड़ी हुई थी। एकदम से ना उनके आगे खड़ी हुई थी एक खातून जिसके 3 बच्चे थे, उसको धक्का मार के ना आगे आई। फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा मैम, मतलब छोटा मतलब लाइन में खड़े हुए हैं, एक होता है मतलब सीक्वेंस है, तरीका होता है। तो मुझे से आगे से कहती तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने कहा जी, मैंने कहा मेरी बात सुने, मास्क पहना हुआ था ना, मास्क पहना हुआ था सबने क्योंकि ऑब्वियसली, तो मैंने कहा जी मेरी बात सुने, सारे लाइन में खड़े हैं और जिनको आपने अभी धक्का मारा है उनकी गोद में एक बच्चा है, एक बच्चे को उन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरी बच्ची जो है वो उसने सामान उठाया हुआ है। खुदा का खौफ करें, मतलब क्या भाई तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी रिश्तेदार है? मैंने कहा जी मेरी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन खून का मेरा उससे रिश्ता है क्योंकि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, आप कर क्या रही हैं? तो आगे से उनके मुंह से अल्लाह माफ़ी दे जिस किस्म की गालियाँ निकली। व्यूअर्स, कुछ तो ऐसी गालियाँ थी जो कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी, और मतलब मैंने काफ़ी अरसा इस दुनिया में गुजार लिया, ऐसी ऐसी गालियाँ थी, चले सीखने का मौका मिला, अब वो भी मैं अपने दिमाग के बैंक में सेव कर लूँ किसी दिन के लिए। लेकिन और मैंने फिर ना मास्क नीचे किया, मैंने कहा बीबी मेरी बात सुने, अभी अगर मैं आपकी वीडियो बना के ये लगा देती तो आपकी क्या इज्जत रहनी थी? और बाय द वे मास्क भी नहीं पहन रही थी, मतलब कोविड टॉपो टॉप जा रहा है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि व्यूअर्स, हम लोग जो है ना बिल्कुल भी हया नहीं करते, लिहाज नहीं करते एक दूसरे का। मैं भी 2-4 लोगों को फ़ोन करके प्रोटोकॉल लेके आगे निकल सकती, तो सीधी बात है, आपको पता कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। अगर सब लाइन में खड़े हैं, सब लाइन में खड़े हैं, वो बेचारी खातून अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी है, तो आपको खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? खुदारा बाहर के मुल्क जाके सारे असूल फॉलो करते हैं, अपने मुल्क से असूल फॉलो करने शुरू करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, बहुत लेक्चर हो गया, रेसिपी की तरफ भी जाना है और बरखुरदार गाने की तरफ भी जाना है, ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। बहुत बातें हो गई। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि बात हो रही थी कि बाहर गई तो खा खा के फावी हो गई, और हमारे लिए ले आई कि मेरे कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है ना 3-4 पीसेस बकलावा के डिफरेंट फ्लेवर्स पड़े, और जब से मैं सेट पे आई हूँ तब से मैं थोड़ा थोड़ा खा रही, फिर मैं एक खा लेती हूँ, फिर जुगन आती, ये वाला खाया, मानो चॉकलेट वाला मजे का है, नो डाउट, और मानो कि टर्की का जो बकलावा है वो फर्क है, बिल्कुल पाकिस्तान के बकलावे बहुत फर्क है, और स्पेशली जो इसमें जो इसका पिस्ताचू का फ्लेवर है ना, वेरी नाइस। अच्छा, मेरा इत्तेफाक हुआ है हमेशा ट्रांजिट फ्लाइट के लिए, और मेरा इतना दिल करता है ना जब भी बैठ के एयरपोर्ट पे अंदर जाने का, हुआ ही ना, बस जेलस ही रहूंगी मैं तो। आज समझ नहीं आ रही मुझे कैसे खुद जब निकलती है, खुद जब ट्रैवल करती है तब तो झूठे मुंह नहीं पूछती, अच्छा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बार बार मेरे कान में आवाज आ रही है, 5 मिनट है तुम्हारे पास जुगन, मैं अपना मुंह डोई में नहीं दे दूंगी, क्या है कढ़ाई में दे दूंगी। हाँ अच्छा जी, अब बनानी है हमने आज जलफ्रेजी, और जलफ्रेजी के लिए मैंने क्या किया है, टाइम चूंकि कम था तो प्याज, लहसुन और टमाटर जो है मैंने बॉईल कर लिया, और वो हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर हम डाल देंगे। तो पटाखे फटेंगे? नहीं फटते, अभी इतना नहीं हुआ। अच्छा। बिल्कुल, अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, ब्लेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वेजिटेबल्स अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। अच्छा, ये हमारी क्विक रेसिपी है। बिल्कुल जी। उसके साथ जो है अदरक मैंने कुटी हुई रखी है, वो ऐड करेंगे। चिकन बोनलेस है मेरे पास और थाई लिया मैंने क्योंकि थोड़ा सा जूसी होता है। हांडी या जलफ्रेजी के अंदर जो है ना
चिकन बोनलेस थाई ही जाती है। डार्क मीट जो होता है, बाय द वे ये फैक्ट है कि वो जो व्हाइट मीट होता है ना वो सख्त सा हो जाता है, अजीब सा बिल्कुल ज्यादा हार्ड हो जाता है कुक करने के बाद। सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी क्रीम ऐड करनी है, दही ऐड करना है हमने, और लास्ट पे गार्निश करना है इसको हमने उबले हुए अंडों के साथ, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के साथ। ओके, और सर्व कर लें आप किसी हांडी वगैरह में। मैं मिट्टी की हांडी लाई हूँ, उसके अंदर सर्व करेंगे। अच्छा, तो अभी जो है इसको थोड़ा सा हमने इसके पानी को ड्राई करना है, इसको भूनना है। बेशक चिकन साथ डाल दें और ये भी साथ में भून जाएगा, चिकन का भी वो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा ना साथ में। और इसके अंदर साथ में और चिकन जलफ्रेजी तो बोनलेस ही मजे की लगती है। बोनलेस ही मजे की होती, भी बोनलेस ही है। आप जूलियन ले लें, मैंने इसको क्यूब में लिए, जूलियन भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ना चिकन का 2-3 दफा हमने इसको वॉश करने के बाद ना इस तरह इसके अंदर डाला है, तो जो पानी होता है ना इसका वो ना डाला करें, क्योंकि वो भी आप और आपका टाइम जो है वो उसमें वेस्ट हो जाता है। 2-3 दफा चिकन को, गोश्त को प्लीज वॉश किया करें। लोग क्या कहते हैं कि भाई एक दफा कर लिया बतेरा है, इट्स ओके, नहीं इट्स नॉट ओके, बार बार उसको क्लीन आउट करें, क्योंकि जिधर से भी आप मंगाते हैं गोश्त, चाहे वो कितना भी दिखने में साफ हो, पता नहीं क्या उस पे होता है क्या नहीं। सो अब ये जब हमारा कुक हो जाएगा तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं? पहले सबसे इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे हम, जो कुटी हुई अदरक है, उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, लास्ट में बिल्कुल इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है और गार्निश करनी है इसको उबले हुए अंडों के साथ, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के साथ। अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और उसके साथ हम अभी गार्निश करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से भूनना है हमने, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। चलो, मैंने आपसे भी 1-2 रेसिपीज भी लेनी है ना, तो वो रेसिपीज जब हम लेंगे तो तब हम फिर बाकी की इसकी फिनिशिंग भी आपको करके दिखा देंगे व्यूअर्स। और ब्रेक के बाद पीएसएल पे बात, ब्रेक ले ले। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चौधरी इरफान जहीर अब हमारे साथ है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट ऑफ एवरी एरिया एंड डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इरफान, मैं बाहर क्या चली गई? कोई चैनल छोड़ा है जिस पे नहीं बैठे? ये मुझे जरा ऑनेस्ट इस बात का जवाब दो ना। कोशिश होती है काम किया जाए और जो बुलाए और अच्छा काम करने की। असल में एक बात है, तुम्हारी या तो सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है या तुम्हारी एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांग है, या दोनों ही बड़ी स्ट्रांग है। जो बात कहते हैं, और बाय द वे फिर उसके बाद मैसेज करके ताना भी मारता है। मैंने कहा था ना, शुक्र है कि अभी वो पीएसएल की ट्रांसमिशन अदनान अकमल के साथ कर रहे थे, तो उसने भी मेरे साथ ना 2-3 मैचेस पे बेट लगाई। हाँ। तो मैंने कहा फिर बेटिंग इज इलीगल, जो भी है, मतलब वो आपस में उसको ट्रीट का नाम दे सकते हैं आप। तो वो ट्रीट लगाई उसने, वो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा था, मैंने कहा ट्रीट लगा लेते हैं, तो वो दोनों दफा जीत गया मैं। तो तुक्का क्या? एक मिनट, अभी तुम आगे बढ़ रहे हो यार। भान, मुझे ये बताओ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं तो देखो तुम्हारे ऑनर में आज ग्रीन एंड व्हाइट्स पे पहन के आ गए, पाकिस्तानी। वैसे तो टीम में सारी पाकिस्तानी है, तो मैंने कहा किसी का भी रंग पहनने से बेहतर है पाकिस्तान के कलर्स पहन के आ जाओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या होता रहा है पिछले कुछ दिनों में? देखिए, इसमें ऑलमोस्ट कुछ टीम 7 मैचेस खेल चुकी हैं, कुछ ने 8 खेल ली हैं। और मुल्तान सुल्तान, अगर पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं तो मुल्तान सुल्तान सबसे टॉप पे है और उसने अपने 6 मैचेस जीते हैं 12 पॉइंट्स के साथ, 1 मैच वो हारे हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर है जिनके 10 पॉइंट है। सरप्राइजिंगली, हाँ, जिनसे तुम्हें इतनी खास कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि इस दफ़ा कम्बिनेशन इनका सबसे अच्छा है और मैंने कहा था कि ये शायद, मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद ये टाइटल भी जीत जाए। कराची किंग्स ने की कीता है? कराची किंग्स ने अपने नाल बड़ा पैड़ा कीता है। अच्छा, कैन आई से वन थिंग अबाउट कराची किंग्स? बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ। देखिए, मेरा दूसरा अगर मैं घर कहूँ पाकिस्तान में, कराची में तो ये बात गलत नहीं होगी, जितना काम मैंने कराची में किया है, पाकिस्तान लाहौर में भी शायद इतना ना किया हो। लेकिन कराची किंग्स एक तो इतना ज्यादा ग्लैमर पे फोकस करते हैं हमेशा, उनकी सबसे ज्यादा ग्लैमरस लुक होती है, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स, ये वो सारा कुछ खेड़ते होते तवज्जो नहीं देनी। अच्छा, उसके 3 बेसिक रीजंस हैं जो इस तरह बुरी परफॉर्मेंस हुई। एक तो ये था कि सबसे पहले उनकी पिक बड़ी बुरी थी। अगर मुझे देखा जाए तो हमें सबसे बड़ा नाम क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर बोला जाता है वसीम अकरम। वो हमें पता है कि एयरवाई स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट भी हैं और वो उस टीम के मेंटोर भी थे। उनके होते हुए इस तरह की पिक की समझ नहीं आई। दैट इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल। इस तरह के लड़के पिक किए गए, शर्जील और बाबर के अलावा बैट्समैन कोई नहीं था।
और जो बाकी बैट्समैन थे वो भी सारे ऑलराउंडर टाइप के थे, प्रॉपर बैट्समैन नहीं थे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि T20 के अंदर भी आपने 120 बॉल खेलनी है, वो खेलेगा कौन? फिर दूसरा जो सबसे बड़ी रीज़न जो मैं बहुत ज़्यादा एक वीक से क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ बाबर आजम को, कैप्टन देखें, कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल आ जाती है, आपके ऊपर ऑनस डबल आ जाता है। बाबर आजम का देखें तो पिछले PSL के अंदर भी 4 मैचेस के अंदर वो नॉट आउट गए, टीम उनकी हार गई। इस PSL के अंदर भी 2 मैचेस के अंदर वो आखिर तक गए, एक में नॉट आउट भी रहे, टीम उनकी हार गई। अगर कैप्टन आपका गेम फिनिश नहीं कर रहा और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, वी ऑल नो कि उन्होंने ODI के अंदर भी इंटरनेशनल नंबर 1 बैट्समैन है, रैंकिंग पे T20 में भी नंबर 1 है, बट डिस्पाइट ऑफ इट अगर वो सिर्फ अपनी गेम खेल रहे हैं, अपने 50, 60, 70 कर रहे हैं और टीम आपकी लूजिंग साइड पे आ रही है, तो आई सॉरी टू से इस इनिंग्स का कोई फायदा नहीं है। यार मुझे पता नहीं क्या ये बात और लगती है, ये हमारी एज ए नेशन ये बड़ा एक इशू है। हम सबको शौक है कि हमें बहुत सी जिम्मेदारी दी जाए जी, लेकिन फिर उस जिम्मेदारी को निभाना भी तो होता है ना इरफान। ऐसे ही है, देखिए मैं उसको मिसाल ऐसे देता हूँ कि क्रिकेट बड़ी ना क्रूअल किस्म की गेम भी है। ये एक दिन आपको हीरो बनाती है, एक दिन ज़मीन के नीचे भी गाड़ देती है। वो इस तरह है कि आपको बड़ी परफॉर्मेंसेस याद होंगी, किसी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, टीम को जिताया तो आप उसको सर आंखों पे बैठाते हैं। हसन अली की बात कर लेते हैं, शहीनशाह ने इंडिया के खिलाफ मैच जिताया, पूरी नेशन ने शहीनशाह अफरीदी को सर पे उठा दिया कि इसने तो वो कर दिया जो किसी ने किया। उसी शहीनशाह अफरीदी ने हमें सेमीफाइनल हरवा दिया, पूरी कौम ने उसको गालियाँ दी। तो इसी तरह बाबर को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आज भी जिन लोगों के नाम हमेशा याद रखे जाते हैं, इंजमाम की बात करते हैं, ब्रायन लारा की बात करते हैं, स्टीव वाकी करते हैं, वेवर रिचर्ड की बात करते हैं, ये वो लोग थे जब ये खड़े होते थे तो अपनी टीम को हमेशा गेम जिता के आते थे। देखिए ये टीम गेम है, टीम गेम के अंदर जो लेजेंड होता है ना, लेजेंड उसी को कहते हैं जो लार्जर देन लाइफ होता है। ओके, आई वांट टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक के बाद हमारे मुल्क की बहुत बड़ी एक सुपरस्टार है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हमने बात करनी है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? एक तो अब करना क्या चाहिए, किस किस टीम को क्या क्या, आपका एनालिसिस क्या है एज एन एक्सपर्ट, और व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ठीक है आफ्टर द ब्रेक। ठीक, मैंने कहा गाने से पहले पहले अपनी सहेली से मुलाकात तो हो जाए ना, है ना? कैसी हैं आप? ठीक। मुझे कोई बताए तुम तो बाहर थी। कि ये मैं बाहर थी और फिर देखो मैं वापस भी आ गई ना, वापस भी आ गई। बाद में करूंगी तुमसे बात। खुदा की कसम बाहर थी, पता है मैं मुझे, कल पहुंची हूँ। इतनी जल्दी आ भी गई हो? तुमने कहा था मैं देर से आऊंगी, अभी जरा बातें कर। कब मैंने आपको कहा देर से आऊंगी? बाद में वॉइस नोट अपना सुन लो, मैंने एक दफा नहीं कहा कि मैं देर से आऊंगी। चल गया, चलो। नहीं अभी मैंने गाना ही नहीं सुनना, लड़ लो तो मेरे साथ पहले ऑनर। मैं उधर बैठ के लड़ूंगी। नहीं उधर बैठ के, क्योंकि लड़ाई बैठ के कौन करता है? जरा अच्छी होती है। अच्छा जरा 1 मिनट आना मेरे साथ किचन में, मैं तुझे आज मजे की कुछ चीजें सिखानी है। ले, मुझे आता है सब कुछ। मुझे पता है तुम्हें आता है। हाँ। अच्छा तो हमने अभी एक सॉन्ग आपसे सुनना है। हाँ। लेकिन 2 लम्हों के बाद ये white छोड़ कर हाँ दिया वाइट हो गए ना, ताकि आप मेरे साथ लड़ मर लें। हाँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। मैं ट्राइफल बना रही हूँ अजीब अजीब आवाजें निकालने के अलावा। सीरियसली। हाँ ओके, सो ट्राइफल बनाने लगे हैं, जरा बिल्कुल। आप मुझे रेसिपी बताएं ट्राइफल। अच्छा जी, आपने प्लेन कस्टर्ड जो है वनीला फ्लेवर ले लीजिए और उसके साथ जो है आप बना लें कस्टर्ड। जो भी आप पैकेट यूज़ करें कस्टर्ड का, वनीला फ्लेवर का ले लें उसकी रेसिपी के मुताबिक। वैसे 1 लीटर के अंदर 5 से 6 चम्मच जो है पाउडर कस्टर्ड का ऐड करना है आपने, लेकिन मैंने चीनी इसके अंदर ऐड नहीं की। क्यों नहीं ऐड की जुगन मैंने इसके अंदर चीनी? क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे हमदर्द का शहद, हमदर्द हनी। क्योंकि आपको पता है कि मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम शहद जो है ये इंसानी खुराक में इस्तेमाल होता रहा है, और हमदर्द हनी 100% खालिस है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिस्म को फ़ौरन तवानाई जो है फौरी तवानाई फराम करता है। और हमदर्द हनी कुदरती मिठास से भरपूर है और कुदरती तौर पे एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। हाँ इतनी जल्दी खराब हो गई? इतनी जल्दी? अच्छा तो मुसलसल इस्तेमाल से बाय द वे बहुत से आप प्रॉब्लम से बच जाते हैं, इसलिए जिंदगी में चीनी की जगह अगर आप शहद का इस्तेमाल करें। शहद और क्रीम मैंने कस्टर्ड में ऐड करके उसको ठंडे कस्टर्ड के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और जुगन इसकी लेयर लगाएंगे हम इस बाउल में, ये आप लगाएं। उतनी देर में जो बाकी कस्टर्ड है उसके अंदर हम
ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। एक लेयर डालूं या 2 लेयर बनानी है? एक ही काफ़ी है, देख ले जो आपको बेहतर लगता है। मतलब अच्छा, उसमें अब हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे? बिल्कुल। ये प्लेन कस्टर्ड था जिसके अंदर हमने शहद ऐड कर लिया है। दूसरा जो प्लेन कस्टर्ड है उसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेंगे। तो मैं इसके अब केक का लेयर ना पहले डालूं? बिल्कुल, केक का लेयर लगा लें आप। ठीक है, आपको तो सारा कुछ आता है ना बनाना। तुम बना लो फिर बताती हूँ। अब इस हाँ है लड़ाकी है ना? दोस्तें फिर ऐसी होती हैं, प्यारी प्यारी सी, कभी खुश नहीं होती कि अगले ने इतना तुमसे क्यूट तो सा मैं सरप्राइज खुश हूँ। दिया, कि अगला एक क्यूट सा सरप्राइज आपको देता तो है। मैं भी तो सरप्राइज ही दे रही हूँ। आ गई मैं, मुझे पता था कि चलिए, आप आ गई हो, तो बस, मैं बस, आ गई। थोड़ा सा जी, गार्निश पता के चला है लिए, मुझे बस। थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लें जो। अच्छा चले, फिर मैं ये 2-4 इसमें से निकाल बिल्कुल, लेती वो रख हूँ। लें। जो बाकी का कस्टर्ड था उसके अंदर भी मैंने क्रीम ऐड की है, उसके साथ उसको अच्छे से बीट कर लिया है और साथ में मैंने रूह अफ़ज़ा जो है वो ऐड कर लिया है। इससे क्या होगा जी, कलर भी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा, अच्छा रूह अफ़ज़ा की एक बात देखिए, रूह अफ़ज़ा एक इतनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, सर्दी हो या गर्मी आप इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फल सब्जियां, क्या इसको आपको पता है कि इसके अंदर सेब भी है, इसमें ऑरेंज भी है, इसमें अनार भी है, इसमें मिंट भी है, क्यूकम्बर और गुलाब के अर्क, मतलब गुलाब की जो पत्तियां हैं, तो उसको कंबाइन करके इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खालिस जो इसकी अर्कियात हैं, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी एक कॉम्बिनेशन बन जाती है जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा, और बचपन से पीते आ रहे हैं। और अभी जैसे सीजन चेंज हो रहा है ना, बाहर धूप निकली हुई है तो इतना मजा आएगा ना, घर जाके दिल करेगा कि धूप निकली ठंडी हुई है? सी निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ने के मूड में इसका कुछ बहुत बाय द दिल वे कर रहा है। 35 से ज्यादा मुमालिक में आपको जो है ये दस्तयाब है बिल्कुल। रूह अफ़ज़ा। एंड द पॉइंट इज़ हमदर्द का रूह अफ़ज़ा वैसे भी बहुत अमेजिंग है, और उसके अलावा जब आप इसको पीने के लिए तो अपनी जगह, लेकिन इससे आप इतनी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं, और बाय द वे इंशाल्लाह रमज़ान में भी हम आपको बहुत सी रेसिपीज़ बताएंगे जो आप बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद फिर से आपने जो है चॉकलेट फ्लेवर केक लिया था मैंने, और उसकी लेयरिंग कर ली। ब्राउनी ले लें आप, कोई सी केक है आपके पास कोई सा वो ले सकते हैं। इवन कुकीज़ के साथ भी आप उसकी लेयरिंग कर सकते हैं, जो प्लेन कुकीज़ हो। उसके बाद दोबारा से लेयरिंग कर लें आप जो कस्टर्ड मैंने हमारे पास। थोड़ा सा उसको डिफरेंटली किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो साइड पे ना सिर्फ थोड़ा सा उसका लुक आए। यू सी द पॉइंट इज कलरफुल भी हो गया, कितना कलरफुल भी हो गया, और आपकी एक इंटरेस्टिंग सी वो जो कहते हैं ना डिफरेंट सी एक डिज़र्ट जो है वो तैयार हो गई। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देखो, खाना सबसे पहले आप अपनी आंखों से खाते हैं, उसके बाद आप उसको एक्चुअली वो करते हैं, ठीक है ना? और जितना प्यारा आपने गार्निश कर देना है ना इसको। नहीं, मैं नहीं गार्निश करी, गार्निशिंग अब आप ही करेंगे, सारा काम मैं नहीं कर सकती। असेंबल करने के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने करना है। नहीं, मैं क्यों असेंबल कर रही हूँ, सारे काम मैं नहीं करने। तो जब मैंने कुक कर दिया तो आप असेंबल नहीं कर सकती? लो जी, एक एथो बिस्तियां हो रही हैं, एक उथो बिस्तियां हो रही हैं। लड़ाई हो रही है, देखो ये ले, आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेयर्स के साथ अमेजिंग सी डिज़र्ट तैयार हो गई। और लाइक आई सेड, रूह अफ़ज़ा की हम आपको रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाय इटसेल्फ भी आप इसको पी सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट काम करते हैं इसके ऊपर थोड़ी और बाय द वे मैंने यहाँ पे एक और चीज़ की बात करनी है, एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये भी मैं रूह अफ़ज़ा डालूंगी ऊपर, बट अगर स्पून में डालेंगे ना तो वो फिर थोड़ा सा ना आपकी वो पतली सी जो तार आपने तो ये देखी, जबरदस्त, बिकॉज वो आप जब डायरेक्ट डालेंगे ना तो उसका ज़रा पोरिंग की चीज़ ज़रा ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, यू सी इट्स नॉट डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने नहीं किया। अच्छा, नाउ मैंने एप्पल साइडर विनेगर की भी आपसे बात करनी है। हमदर्द का ये जो बहुत ही अमेजिंग प्रीमियम एप्पल साइडर विनेगर है, ये सेब का सिरका है। ये जो सिंथेटिक विनेगर्स हैं, जो वाइट सिरका हम घर में इस्तेमाल करते हैं, डू यू नो कि सारा कितनी ज़्यादा उससे केमिकल्स हमारे सिस्टम में जाते हैं और मसाइल होते हैं। ये अब एक नेचुरल सिरका है, इसको आप इस्तेमाल करें। ये सेब को नेचुरली फर्मेंट करके ना निकाला जाता है, और बरसों से ये आपकी डाइट में भी काम आता है। डाइट में तो बहुत काम आता है। हाँ। अगर सुबह आप पानी के अंदर थोड़ा सा ये डाल के सुबह पी लिया करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एज अ ड्रिंक, एज अ वेट लॉस की ड्रिंक। तो हम रेकमेंड ऑब्वियसली हमदर्द के सारे प्रोडक्ट्स ही करते हैं। आज हमने स्पेसिफिकली बात की हमदर्द के शहद की, और शहद का तो आप सबको पता है मेरे घर में कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमने शहद और रूह अफ़ज़ा हमदर्द के साथ ये रेसिपी तैयार की, और सेब के सिरके की आपके साथ बड़ी ही सिंपल सी एक रेसिपी शेयर कर ली कि सेब का सिरका आपने डाला कोसे गर्म पानी के अंदर, और सुबह आपने निहार मुँह अगर ये लेना शुरू कर दिया
थोड़ा मिकदार आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बनानी है आपने कि कितना आपने सिरका डालना है, तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत मुफीद होता है। ठीक हो गया। तो अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ना? ब्रेक के बाद आपका गाना सुनेंगे। ठीक है। ओके। हाय बाय। अच्छा, तो अब सिलसिला ये है कि आप बड़ी प्यारी हैं, आप भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन नहीं आप जितनी बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आप दिल की बहुत अच्छी है ना, मसला ये भी है। अच्छा, इसका मतलब दिल में खराबी है इधर? हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन एक अच्छे से इंसान जिनका नाम चौधरी इरफान ज़हीर है, हम इनसे PSL के बारे में जानना चाह रहे हैं। देख रही हो मैचेस? सच बोलना यार, एक तो बोलना चाहिए सुबह सुबह। हाँ, सायरा मेरा एक ही हाल है ना कि कहीं बैठे होते हैं एकदम से फिर हमें पूछना पड़ता है, अच्छा फिर बता दो हो क्या रहा है, ताकि हम कुछ बोल सके। हाँ। तो चले हम जान लेते हैं। अच्छा, नाउ खबरों में देखती हूँ, खबरों में तो वहाँ बस पता चल जाता है। फिर इतना पता होता है कि यार ये ठीक नहीं कर रहा, वो नहीं ठीक कर रहा। जैसे कि ट्विटर पे एक अन्नी मची हुई थी कि ये कराची किंग्स ने क्या किया, जो हमने ब्रेक से पहले बात की। मुझे ये बताओ इरफान कि नाउ व्हाट देखिए उसमें मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स अभी टॉप जा रहे हैं जी, लेकिन मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल से काफी ज्यादा उनके 2 पॉइंट ज्यादा हैं। उनने 6 मैचेस जिस तरह मैंने कहा वो जीत चुके हैं और समहाउ वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टीम्स हैं वो उन्होंने अभी क्वालिफाई करना है। लाहौर को एक गेम और जीतनी है, वो भी मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर देंगे। ज़्यादा कंपटीशन आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और ज़ल्मी के दरमियान।
ज़ल्मी के और इस्लामाबाद के 8-8 पॉइंट हैं, और जो कोयटा ग्लैडिएटर है उनके 8 मैचेस के बाद 6 पॉइंट हैं। अब कोयटा को अपने नेक्स्ट दोनों गेम जीतने हैं और उसका डिपेंडेंट है कि वो दोनों गेम में से कोई टीम एक गेम हारे, 2 गेम हारे, तो फिर रन रेट के ऊपर भी चीज़ आएगी। तो असल में इन 3 टीम का ज़्यादा कंपटीशन होगा। कराची जिस तरह हमें पहले बात की वो बिल्कुल ही रूल आउट कर गई, वो बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। और कंपटीशन की बात, क्योंकि 4 टीमें अब आगे क्वालिफाई करेंगी प्ले ऑफ के लिए। प्ले ऑफ में क्या होता है कि पहले आपकी टॉप 1 2 टीमें आपस में मैच खेलती हैं, जो विनर होती है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती है फॉर द फाइनल। जो उसमें से टीम हारती है वो एलिमिनेटर होता है, पहले एलिमिनेटर 1 होता है, पहले उसमें होता है नंबर 3 और 4 की टीम मैच खेलेगी, उसमें से जो विनर होगा वो उसके साथ खेलेगी समहाउ सेमीफाइनल की तरह का, उससे एलिमिनेटर 2 कहते हैं। वो फिर फाइनल होगा 27 को। थोड़ा सा टेक्निकल है। सो हु डू यू थिंक हमारा एंड का क्या बनता है प्लेटफॉर्म जिनके आपस में? देखिए हमेशा एज ए एनालिस्ट हम स्टैट्स के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करते हैं, और जो लग रहा है दोनों साइड, ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान और लाहौर के अंदर की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद फाइनल इन दोनों का होना भी चाहिए, और लग भी रही है आएंगी। और लाहौर की वाइब जो आ रही है इस दफ़ा, जिस तरह का मोमेंटम गेन किया हुआ है, शायद मुझे लगता है कि शायद वो पहली दफ़ा चैम्पियन भी बन सकती है। यानी कि हमारा कुछ बन जाएगा लाहौरियों फाइनली। ओके, बट जो बाकी के आप कह रहे थे ना एलिमिनेटर 1 और ये और वो, उनमें तो आपके ख्याल से कि क्या होगा? वो जो होता है ना कि मतलब चलो ये तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर ली ना, तीसरे नंबर पे आपको कौन लगता है? इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करेगी। ज़्यादा जो टफ टाइम आएगा इन दोनों का आएगा ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर का। बट जिस तरह के ज़ल्मी ने कल की गेम खेली है, ज़ल्मी भी थोड़ी बेहतर साइड नज़र आ रही है। कोयटा का प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उनके बॉलर्स काफ़ी डैमेज हुए। पहले हसनैन के ऊपर बॉलिंग एक्शन के ऊपर बंदी लग गई, वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद शायद अफरीदी की इंजरी आ गई, वो भी बाहर हो गए टूर्नामेंट से। फिर अभी नवाज़ को इंजर्ड हो गए, वो भी बाहर हो गए। तो 3 उनके मेन प्लेयर जो बॉलिंग के अंदर बड़ा इम्पैक्ट रखते थे वो आउट हो चुके हैं। अच्छा, मैं कुछ देख रही थी कि किसी एक क्रिकेटर ने बदतमीजी की तो उसको पता नहीं क्या हुआ, ये क्या कहानी थी? 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। पहले जेसन रॉय की बात हुई 2 दिन पहले, उन्होंने आउट होने के बाद अंपायर को काफ़ी रेजिस्टेंस शो की डिसीजन के ऊपर, उसके ऊपर उनको फ़ाइन हुआ। कल माद वसीम ने भी आउट करने के बाद अर्निंग्स में से 1% उनकी 5% दोनों को फ़ाइन हुआ, 5% इनको फ़ाइन हुआ। नहीं, मगर अगर इसी तरह करते रहेंगे तो 5% पे तो फिर काफ़ी नहीं रहना। इनको 5% से फ़र्क नहीं पड़ता काफ़ी कमाते हैं। वो 5% फिर सानू दे दें, हम माइंड नहीं करेंगे। इनको ऐसा बोलने से पहले, हरकत करने से पहले देखना चाहिए। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, एग्रेशन तो आता ही आपको नहीं। लेकिन जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी अपने वो जब ट्रैवल कर रही थी तो उधर एक खातून ने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की बिला वजह की। लाइन कट कर रही थी तो मैंने कहा कि वो एक खातून जिसके साथ 3 बच्चे थे उसको ऑलमोस्ट धक्का मार के आगे निकली, तो मैंने उनको मना किया कि जी ऐसे ना करें। सबने मास्क पहने होते हैं, एयरपोर्ट पे तो नहीं पता चलता। जब मास्क मैंने नीचे किया तो रवैया ही बदल गया। उससे पहले बाकायदा उन्होंने गालियाँ निकाली। मैं वैसे नहीं कह रही कि कहा कि वो बदतमीज़ है, वो मतलब अच्छी खासी गालियाँ निकाली, मोटी मतलब जिन पे आप बाहर के मुल्क में जाके कह सकते हैं कि जी इन्होंने मुझे हरास किया है। तो मतलब तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये होता है कि भी जो मुंह से भी जो बात निकालते हैं थोड़ा सा उस पर एहतियात करनी चाहिए। देखिए हमारे प्लेयर्स जो हैं वो तो हमें इंटरनेशनल, देखिए ये सिर्फ PSL पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, PSL पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ऐसे ही है। उसमें देखिए स्लेजिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया। गोरे खासतौर पे जो इंग्लैंड के गोरे हैं वो सबसे सिविलाइज और सोफिस्टिकेटेड किस्म के क्रिकेटर्स माना जाता था, और क्रिकेट को बोला भी यही जाता था, एसोसिएट भी किया जाता था जेंटलमैन गेम है कि उसमें आप बड़ा इजीली आराम से खेलते हैं। बट ग्रेजुअली हमने देखा है कि कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लड़के खासतौर पे बॉलिंग के अंदर बड़ा एग्रेशन ले आते हैं। एग्रेशन भी ज़रूरी है, पार्ट ऑफ द गेम है, थोड़ा सा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जो आपने बात की वो बड़ी नेसेसिटी है कि आपको एथिक्स किसी भी सूरत में, किसी भी, चाहे आप स्पोर्ट्स के अंदर बात कर लें, चाहे डेली रूटीन के अंदर बात करें, तो एथिक्स तो सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल, तो एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, फाइनली कुछ व्यूअर्स को, अपने फैंस को मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि अब आपका फिर अगला शो शुरू होने वाला है, हमें तो उसमें ये कि सा टाइम मिलता है इनका। आजकल हम भी डेली जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो उसमें यह कि अब 100% अलाउ कर दिया गया है स्पेक्टेटर्स को, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। और लास्ट 2 दिन मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो स्पेक्टेटर्स थे वो मैच देखने आए, तो यही है कि आप आएँ। लेकिन उसमें एक चीज़ थी जो शुरू में हमने 2 वीक पहले शायद बात की थी, तो SOP का ज़ीरो ख्याल, कोई किसी किस्म का नहीं ख्याल किया जा रहा। पूरे स्टेडियम में मुझे शायद कोई 2-3 लोगों के अलावा शायद किसी को मैंने मास्क में नहीं देखा। सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही मर गई।
तो ये अगर जब आप खुदा का वास्ता है वैक्सीनेटेड हो पूरे, सबसे पहली बात। सेकंड स्टेप, मास्क का इस्तेमाल करें अगर अपनी, और स्पेशली अगर आपके मतलब जनरली मास्क पहने प्लीज। पूरी दुनिया में पहना जा रहा है अभी भी, आप लोग भी पहन लें, क्योंकि ये ना हो ना कि इसके बाद फिर एक नई लहर आ जाए लाहौर के अंदर और फिर सारा कुछ बंद हो जाए। नहीं, वो एंटरटेनमेंट की, हाँ मतलब एंटरटेनमेंट के चक्कर में आप अपनी लाइफ को तो नहीं ना खर्च करें। तो ये मेरा मैसेज है कि सबको अपना पहले हेल्थ पहले है, बाकी चीजें बाद में। आई विल सी यू सून जी इंशाल्लाह। मैं खुदाफिज आपको एक्साइटमेंट के साथ इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि एक दो दिन में मैंने फिर आपको बुला लेना तंग करने के लिए, क्योंकि हमें आपसे अपडेट चाहिए होती हैं। आप हमें हाइलाइट्स और क्लिप्स नोट्स दे देते ताकि हम फिर अपने पर्चर में पास हो जाएं। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स सायरा से तो सॉन्ग सुनते ही हैं, आज शेरी हम सब की तरफ से एक गाना डेडिकेट करेंगे सायरा को, ब्रेक के बाद। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रहा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, जी कर वेखदा रवा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। Thank you. क्या बात है शेरी, परफेक्ट सॉन्ग। बहुत शुक्रिया। जो आपको डेडिकेट था आप दोनों को। नहीं मैंने तो, हमने तो ये गाना जी, सॉरी सायरा जी, कोई डेडिकेट किया है? सायरा क्या प्यारी तो हो, लेकिन कर क्या रही हो आजकल, क्या मसरूफियात हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? मसरूफियात तो क्योंकि बहुत माशाल्लाह बिजी रहे हो ये जो पिछले 2-3 महीने, उनमें तो काफ़ी ज़्यादा आपके काम के प्रोजेक्ट्स भी आप कर रहे थे। अब नया सॉन्ग, कोई कोलैबोरेशन क्या आगे आ रहा है? इंशाल्लाह नया सॉन्ग किए हैं, बस वीडियो शूट करवाने तो उसके बाद, और अपने जो पुराने फिल्मों के सॉन्ग भी है ना, उनको भी थोड़ा सा वो कर रही हूँ रिमिक्स ना, ताकि लोगों को अभी तक वो इतने पसंद है। जैसे कि मेरा संगम का सॉन्ग है दिल तोड़ के ना जा, हाँ वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये आप सुनाया करें, तो उसको मैं दोबारा से, लेकिन सारा थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दो उसको वो यही करने मॉडर्नाइज कर दो, क्योंकि होता पता है क्या है, जब उस वक्त निकला था तो उस वक्त उसकी बेस्ट साउंड क्वालिटी थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई है। फराज खोसे के साथ कर रही हूँ। वाओ, हाँ वो कर रहे हैं, उनको बहुत पसंद है ना, तो उन्होंने कहा मैंने यही करना है, मैंने कहा ठीक है करो आप। अच्छा, बट क्वेश्चन ये है कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं, जो सारी, जो एक मतलब एक आपकी पूरी एक हजारों गाने आप तो, हाँ तो वो कोई मतलब 12-14 जो आपके अपने फेवरेट सॉन्ग्स हैं, सायराज फेवरेट्स के नाम से हम नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते? मेरी मूवीज के इतने अच्छे सॉन्ग हैं। बट देखो ना सायरा, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो मूवीज के बड़े पॉपुलर थे आवाम के लिए, और कुछ गाने होते हैं जो खुद बड़े पसंद होते हैं। जैसे कि रुखती का एक सॉन्ग था, और वो मेरी बेटी को भी इतना पसंद है, वो गुलजार साहब ने लिख के भेजा था वहाँ से ना, वो था चांद आसमां पे अगर ना होता हम किसे आपसा हंसी कहते।
क्या बात है। आपके जो पाँव ज़मीं पर ना होते हम किसे फिर ज़मीं कहते। वाह क्या बात है। वो इतना एमर्शद साहब ने इतना अच्छा बनाया लव सॉन्ग, तो उसको भी मैं चाह रही हूँ थोड़ा स्पेनिशों के साथ और इन चीज़ों के साथ बहुत खूबसूरत था वो गाना। अच्छा सारा एक सवाल पूछना है, एक बहुत ही यंग एज पे, मतलब पिछले 5-6 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरे आर्टिस्ट को भी सुन रही हूँ ये कहते हुए कि वो बिकती है। सायरा जी लेजेंड आर्टिस्ट, शुक्र है अल्लाह का। बट देखो इतनी छोटी उम्र पे जब कोई लेजेंड बुलाता है, ये मैंने पूछना है कि नहीं सच्ची बताओ कैसा महसूस होता है कि अपनी एज ज्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है या फिर बहुत अच्छा लगता है? नहीं, ये अपने काम की वजह से, ठीक है एज भी जाहिरी बात है, एज भी इतनी तो कौन सी कोई एज हो गई है बहन, तेरी मेहरबानी। 100 साल की तो हो ही गई हूँ मैं। नहीं 150 साल। हाफ एन आवर का शो करती है। तो हम दोनों 150 के हो गए। जब कोई लेजेंड कहता है ना और सीनियर कहता है बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ा मुश्किल नहीं से सीनियर तो सारा ये लफ्ज़ देखो आता है। बिकॉज आपने लिटरली एज अ चाइल्ड शुरू किया अपना करियर, ठीक है बेबी नसीम के नाम से। बेबी नसीम में। तो जब एज अ बेबी आपने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली 10 या 12 साल के बाद तो आप उसके भी सीनियर बन जाते हो ना। हाँ, बिल्कुल। 5-10 साल जब आप 10 साल को इंडस्ट्री को दे देते हो तो जो बच्चा नया आता है चाहे वो आपकी ही एज का हो, हाँ टेक्निकली आप उसके सीनियर है काम में। एक बात क्लियर हो गई अवाम के लिए भी, लेकिन लेजेंड, लिविंग लेजेंड इस एज पे, ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं कि अपने काम के लिहाज से कि काम किया है, शुक्र है अल्लाह का कि जितना भी किया है बहुत अच्छा काम हुआ है वो सारा। अच्छा मैंने एक काम करना है वो मैं जरा करके आती हूँ, लेकिन एक बात खाना खाने जा रही नहीं, खाना नहीं खाने जा रही, कुछ एक और खाने से पहले कुछ जरूरी काम होते हैं ना, गिफ्ट गिफ्ट है। दांत दूंत साफ भी होने जरूरी होते हैं ना। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे दांत और सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आपका कुछ छुनछुना सा यहाँ पे रह गया एंड करके। चले व्यूअर्स कोलगेट शुरू करते हैं छुनछुने के साथ। अच्छा एक मुस्कुराती हुई सुबह जिसको हम मॉर्निंग विद जुगन कहते हैं, कोशिश तो ये होती है कि मुस्कुराती हुई सुबह हो। तो जब मुस्कुराती हुई सुबह की बात करते हैं तो दांतों का उसमें अमल दखल बहुत ज़्यादा आ जाता है। कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो हर एतबार से इसे एक मुकम्मल और बेहतरीन टूथपेस्ट बना देता है। फ्लोराइड का क्या काम है? ये आपके दांतों को मजबूत करता है, इनके कीड़ा लगने से बचाता है, एक प्रोटेक्टिव कवर आपके दांतों को प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा फ्लोराइड का बड़ा अमल दखल होता है आपकी जनरल डेंटल हेल्थ के लिए। लौंग दांत की तकलीफ जो है और उसके दर्द में आराम आपको देता है, सांसों को भी महका देता है। हम तो जब छोटे थे तो अक्सर ऐसा होता था कि नानों के पास छोटी सी एक डिब्बी होती थी, उसके अंदर सौंफ, इलायची और लौंग होता था। तो एक लौंग का पीस मुंह में रख दिया और यू नो, और लिटरली जो जिस तरह आपकी लौंग से सांस महकती है, आई डोंट थिंक किसी और चीज़ से महक सकती है। प्लस पर्ल पाउडर जो कोलगेट स्पार्कल में शामिल है वो तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ये आपके दांतों को चमका के सफ़ेद कर देता है। तो ये जो ब्लीचिंग और वाइटनिंग की तरफ जाना होता है लोगों को, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप रेगुलरली कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत जो हैं वो अच्छे खासे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 032094635502, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोलगेट स्पार्कल के साथ तस्वीर हमारे साथ शेयर करें और आप जीत सकते हैं कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर जो इस वक्त हमारे पास है। इसमें कोलगेट स्पार्कल भी है और भी बहुत से इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं जो हमने आपके टोटल हाइजीन और खूबसूरती के लिए प्रोवाइड किए हैं। तो एक ऐसा गिफ्ट हैम्पर जिसमें कम से कम आपके इस एरिया से रिलेटेड जो है महीने की शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि उससे ज़्यादा की। आपने हमसे रब्ता करना है, तस्वीर भेजनी है कोलगेट स्पार्कल के साथ, और इंशाल्लाह हम फ्राइडे को शेयर करेंगे अपने विनर्स के नाम। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत ही प्यारी सी सायरा जी हमारे साथ हैं। अब सायरा जी से सॉन्ग सुनते हुए वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी हाँ हुमा जी, क्या सिचुएशन है? बना दिया जी मैंने चिकन जलफ्रेजी भी, और जो ट्राइफल था वो आप बना के चली गई थी। एग्जैक्टली और ये जो हमने अपना ट्राइफल तैयार किया, इसमें हमने यूज़ किया हमदर्द का हनी जो 100% नेचुरल है,
और फिर हमारा बहुत ही अमेजिंग हमदर्द का रूह अफ़ज़ा फॉर ऑल सीजन्स, और बहुत ही अमेजिंग खालिस अरकियात के साथ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ तैयार होता है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अक्सर आपने नोटिस किया है कि जलफ्रेज़ी के साथ नींबू दिया जाता है और उसके ऊपर नींबू डाल दिया जाता है। लेमन अक्सर घर में अवेलेबल भी नहीं होता, और उसके अलावा नींबू से लोगों को ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो आप अगर थोड़ा सा जो है ना एप्पल साइडर विनेगर जो है हमदर्द का ऊपर से स्प्लैश कर देंगे ना, तो उससे आपको बहुत ही अमेजिंग सा वो खटास वाला एलिमेंट भी मिल जाएगा और एक बड़ा ही मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। सो चिकन जलफ्रेज़ी या आपकी चिकन कढ़ाई हो गई, उसके अंदर भी आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल के जो खटास का एलिमेंट है, सैलड्स के ऊपर और सैलड्स के ड्रेसिंग के ऊपर कितना इस्तेमाल होता है। तो ये रेसिपीज़ तो हम हमदर्द के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज फर्स्ट फ्यू रेसिपीज़ थी। थैंक यू सो मच हुमा। आइए ज़रा बैठ जाइए, एक और बड़ी ही मज़े की बात व्यूअर्स के साथ करना चाहूँगी, और वो ये है कि एन फ्रेंच जो है उसका भी हम आपको गिफ्ट हैम्पर व्यूअर्स देना चाहते हैं। और जब हम एन फ्रेंच के गिफ्ट हैम्पर की बात करते हैं तो उसको विन करने के लिए कुछ थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप करेंगे हमें एक 20 सेकंड की वीडियो, 20 सेकंड तक की वीडियो, 5 सेकंड की भी हो सकती है, 10 सेकंड की भी हो सकती है, बट अप टू 20 सेकंड, उससे ज़्यादा की ना हो, 0320946352 पे। अब एन फ्रेंच आखिर है क्या? एन फ्रेंच एक ऐसा हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे गैर ज़रूरी या जिसको हम अनवांटेड हेयर कहते हैं उसको रिमूव करता है इफ़ेक्टिवली, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ही सिल्की स्मूथ छोड़ देता है 3 से 6 मिनट के अंदर। साथ साथ इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू है, रोज़ का इसके अंदर गुलाब का फ्रेगरेंस है। आपको पता है रोज़ वैसी मेरी फेवरेट खुशबू है, स्मेल है, और आपकी स्किन को ये जो सैटन सॉफ्ट वो जो कहती है ना स्मूथनेस दे देता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसीलिए तो एन फ्रेंच का कहना है कि बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच, और ये तो आप लोग भी कहेंगे। आइए वो वीडियो देखते हैं जिसकी तरह की आपने हमें वीडियो बना के भेजनी है। एन फ्रेंच, इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एन फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। और ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की एग्जैक्ट वीडियो भेजें, आप अपनी जो इसके ऊपर वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बाय द वे एन फ्रेंच जो है वो लोशन फॉर्म और क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। एंटी पैक भी है, जिस तरह ट्रैवल वगैरह आप करें। अभी मैं गई भी थी तो साथ में अपने एन फ्रेंच का अपना ये टिक्की पैक ले गई थी। आपको स्पेस भी सेव करता है और बड़ा ही इकोनॉमिकल भी है। सो अगर ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर जिसमें बहुत से प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग एन फ्रेंच आपने जीतना है तो वीडियो ज़रूर आपने हमारे साथ शेयर करनी है। व्यूअर्स, अब हम मेन स्टेज की तरफ अगर जाएंगे, शेरी आपको ज़रूरी काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? नहीं, आ जाए, बैठ जाए हमारे पास, बहुत आप क्यूट हैं, आ जाए चलें। हाँ। सायरा जी, पूरी दुनिया आपकी फ़ैन है, बहुत सी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ें अब ऑन एयर आने वाली हैं आपकी, तो मेरे साथ ये शेयर करें। शुक्र है आप आ गए हैं। तो एक में भी कहा कि आ जाओ शेरी बैठ जाओ, कहते नहीं मैं वहाँ पे, मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ इधर आके, बह जाते। हाँ। ओके, आज फैमिली से इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है सायरा, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा ये भी हो। तो ये बताओ कि अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने अपने फैंस को मैसेज देना है। मैं याद है एक ज़माना होता जब इंटरव्यूज़ होते थे तो ये पूछा जाता था। हाँ। अब तो सिर्फ ऊटपटांग हरकतें ही हो रही होती है, कोई ये नहीं पूछता कि भी फैंस को क्या कहना है, उनको कोई मैसेज देना है, कोई पैगाम देना है। मैं तो फिर भी यही यकीन रखती हूँ कि देखें अल्टीमेटली जब आपको ऑन एयर लोग देख रहे होते हैं, दे वांट टू हियर यू। लोगों के, दूसरे लोगों के लिए तो मैसेज हो सकता है, मगर फैंस के लिए तो जिनकी वजह से हम हैं, कि वो फैंस की वजह से हैं। जितने भी अवार्ड्स हमने जीते हैं, जो भी है, मैं समझती हूँ जो आवाम हमें पसंद करती है वो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। बिल्कुल। तो इन्हीं लोगों की वजह से हम हैं, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि अभी भी पसंद करते हैं, ऐसे ही पसंद करते हैं और करते रहेंगे। जान वही वाली बात है ना जो अभी हमने थोड़ी देर बात पहले की कि लिविंग लेजेंड जो होता है वो फिर वही होता है ना, जो हो तब भी उसको अप्रिशिएट करे और ना भी हो तब भी उसको अप्रिशिएट करे। जाते जाते सायरा जी से सॉन्ग सुनना है। शेरी खान का बहुत बहुत शुक्रिया, हुमा किरवानी आपका शुक्रिया, नाजिश जो बैक एंड पे उछल कूद कर रही होती है उसका भी बड़ा शुक्रिया, देन क्रिस्टोफर का, एंड ऑफ कोर्स शेजी का। शेजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्रिस्टोफर तो अब हमारे, वो भी हमारे घर की मुर्गी है। शेजी आन जान वाली कॉम है ना, बड़ी बिजी होते हैं, टॉप टॉप जा रहे हैं आजकल आप, तो आपका भी शुक्रिया। और जाते जाते सायरा जी ओवर टू यू। आ जाए आज
पाँव ज़मीं पर न पड़ते हम किसे ज़मीं कहते चाँद आसमां पे रहती हूँ आपके ख्यालों में हर पल गुनगुनाती रहती हूँ आपको अगर ना देखूं तो खोई खोई रहती हूँ